Okay, so let's continue. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के लिए हम लोग अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए, कुछ इलस्ट्रेशंस देखे। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए राइट फ्रॉम बिगिनिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, डायरेक्शन, उसके वेक्टर कैलकुलेशंस कैसे किए जा सकते हैं और किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला बनता है, इन सब बातों पे हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया है। अराउंड 3 to 4 hours वी हैव डिस्कस्ड इट। आज की क्लास में हम एक बड़े इंटरेस्टिंग कंडीशन या कह लीजिए कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है और वो है कि अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट की शक्ल में चार्जेस नहीं है बल्कि रॉड की फॉर्म में चार्जेस हमारे पास है, तो हम इस केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे सबसे पहले एक पॉइंट का रेफरेंस लेके मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स इमेजिन करें कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और इस पॉइंट चार्ज से कुछ सेपरेशन पर लाइक दिस, यहां पर पॉइंट P पर मान लें हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और जहां हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उसका सेपरेशन डिस्टेंस R है। एंड इवन लेट्स कंसीडर दैट कि चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया है, तो हम बड़े आराम से इस बात को क्लेम करेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज and if we try to write its magnitude, we can write 1 upon 4 pi epsilon 0 magnitude of charge and the square of distance, which is very easy. Only one thing we have to take care कि इसका डायरेक्शन हम किसी गिवन कंडीशन में कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस इतना ही ख्याल रखना है। और डायरेक्शन के बारे में हमारा बिल्कुल क्लियर कट ओपिनियन हो चुका है, क्लियर कट कंडीशन हमारे सामने है। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड away from the positive charge and towards the negative charge. But if suppose we consider a system in which rather having a point charge हमारे पास एक रॉड है, जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास एक रॉड है, लेंथ ऑफ रॉड जो है हम कह देते हैं कि L है। अब इस पूरी रॉड पर हमने बहुत सारे चार्जेस लगा रखे हैं, लेट्स से लाइक दिस। और बिल्कुल वैसे ही हम क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं जैसे पहले कंसिडर किया था, पॉइंट P, जो कि हम कह सकते हैं कि एट अ सेपरेशन ऑफ A फ्रॉम द रॉड, एंड ऑफ द रॉड से ना ये A इतने सेपरेशन पर है, ऐसे मानते हैं। मतलब ये पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और एंड ऑफ द रॉड, इन दोनों का सेपरेशन जो है ये A है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है ड्यू टू दिस चार्ज्ड रॉड। तो ये प्रॉब्लम वैसे नहीं सॉल्व किया जा सकता जैसे एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने सीधे सीधे आंसर लिखा। यू कैन नॉट सॉल्व इट लाइक दैट, ओके? क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए डिस्टेंस काफी स्पेसिफिक हो जाता है। चार्ज और कंसिडर्ड पॉइंट के बीच में हम बिल्कुल क्लियर कट डिस्टेंस मेंशन कर पाते हैं, तो सीधे सीधे हम आंसर लिखते हैं। बट यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम डिस्टेंस को कहां से फेवर करें, इस एंड से लिखें, दूसरे वाले एंड से लिखें, सेंटर से लिखें, कहां से लिखें? हमारे पास इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमने अगर यहां से डिस्टेंस लिया मान लो तो क्यों लिया, सेंटर से लिया तो क्यों लिया, या दूसरे एंड से लिया तो क्यों लिया। तो हमें एक प्रॉपर मैथमेटिकल अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करना होगा ताकि हम ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सके। ऑफ कोर्स बच्चों, यहां भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैसे ही डायरेक्टेड होगी जैसे पहले डायरेक्टेड है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस। बट व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, हाउ टू गेट इट, इसे हमको फिगर आउट करना पड़ेगा, इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? एंड जैसे मैंने कहा कि हमको यहाँ एक क्लियर मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई करना होगा। तो टू डू सो मैं सबसे पहली स्टेप नंबर 1, सबसे पहली स्टेप में यहाँ पे क्या करूंगा, लैम्बडा को डिफाइन करूंगा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी।
आपको पता होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 अलग-अलग तरीके से देखते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। सिंबॉलिकली इनके लिए हम लैम्बडा, सिग्मा और रो ऐसे बताते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्लेम करेंगे कि व्हाटएवर द नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर ऑन द लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। क्लियर है? सो Yes. व्हेन नीडेड we can write the total charge is equal to lambda into L. I hope आप ये बात समझ पा रहे हैं। Yes, sir. तो इफ नीडेड हम ऐसे कहेंगे। चलिए हम ये भी मान के चलते हैं कि इस पूरी की पूरी रॉड पे हमने क्यू चार्जेस लगाए हैं, ऑफ कोर्स प्लस क्यू। ठीक है, ये इतने सारे चार्जेस टोटल काउंट में क्यू है। तो पहली स्टेप में तो मैंने लैम्बडा डिफाइन कर दिया। अब दूसरी स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, हम पूरी रॉड के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे और हम लिख भी नहीं पाएंगे, हम जानते हैं। तो हम एक एलिमेंट का अप्रोच यहां पे लगाएंगे। मतलब ये कि इस रॉड पर हम एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करेंगे, जिसे मैंने अभी यहां पे शेड किया, इतना छोटा सा सेक्शन यहां से लेके यहां तक। और इस सेक्शन के लिए हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट से डिस्टेंस मेंशन करेंगे x है। इस सेक्शन पर हम ये मानेंगे कि छोटे एलिमेंटल चार्जेस आ रहे हैं dq, और इस सेक्शन के बारे में हमारा ओपिनियन ये होगा कि ये जो सेक्शन है इसकी लेंथ, छोटी सी लेंथ dx है। तो अब पूरी रॉड के लिए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिफाइन करने की बजाय इस छोटे से एलिमेंट के लिए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बच्चों बात? Yes, sir. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट ऑफ चार्ज। तो बच्चों ये छोटी सी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डी जब हम लिखेंगे तो हम वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की जगह पे आप जो भी अवेलेबल चार्जेस हैं डी क्यू वो लिख देंगे और डिस्टेंस की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं, सर आपने यहां तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यस, बिल्कुल, मैंने पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किया कि जो सेक्शन मैं यहां इमेजिन कर रहा हूं ये मैं बहुत बहुत छोटा इमेजिन करूंगा, बिल्कुल वैसा जैसे कि एक पॉइंट चार्ज होता है। समझे बच्चों बात को? Yes, sir. अब यहां पर आपको ये पता होगा कि जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ कंडीशन सीखी थी, तो इस तरीके से स्मॉल एलिमेंटल चार्ज को जो कि लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है हम लिख सकते हैं Radial. लैम्बडा dx। शाबाश बेटा। dl आप जो बता रहे हो ना वो लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू में है, तो यहां पे मैंने इसकी लेंथ को dx बोला है, इसलिए हम dx लिखेंगे। ठीक हो गई बेटा बात? Yes, sir. So total electric intensity due to that element, if we continue, we can write 1/4 pi epsilon 0 dq हटा करके हम मेंशन करेंगे lambda dx and then divided by x का स्क्वायर। यस, आई होप आप समझ पा रहे हैं। Yes, sir. तो बेटा ये हो गया लैम्बडा, ये हो गया dx, ये डिवाइडेड बाय यहां आ गया x का स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड स्टेप अब पूरा हो गया। अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी स्टेप पे, थर्ड और आखिरी इसका स्टेप। हम अगर गौर करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो ये रॉड इस तरीके के छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलके बनी है। अगर हम ऐसे हर छोटे एलिमेंट्स से बनने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जोड़ें, कंबाइन करें, मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में कहें इंटीग्रेट करें, वेरी गुड, इंटीग्रेट करें, तो हमें टोटल रॉड से मिलने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता चलेगी, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसका सीधा सीधा आंसर हमें ये मिला कि अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप ऐसे छोटे छोटे एलिमेंटल वैल्यूज को जोड़ें, कंबाइन करें, यानी कि मैथमेटिकली उन्हें इंटीग्रेट करें। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इस इंटीग्रेशन के लिए डिस्टेंस की शुरुआत हम कहां से करेंगे? तो हमें इस एंड से लेके दूसरे वाले एंड तक जाना है। तो बच्चों जब हम यहां से लेके यहां तक का पहला एंड देखते हैं तो उसकी पोजीशन आती है ए, जबकि हम इसके दूसरे एंड तक पहुंचते हैं तो उसकी पोजीशन आती है, आप ध्यान लगाएं, L प्लस ए। करेक्ट है? Yes, sir. पॉइंट P से ये वाला एंड A तक आएगा और पॉइंट P से ही ये दूसरा वाला एंड आएगा L प्लस ए, बिकॉज ये जो लेंथ ऑफ रॉड है ये L है, L प्लस ए। अब आइए इसमें
डीई की वैल्यू को हम रखते हैं। जब हम यहाँ पे डीई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कांस्टेंट है, जैसे कि लैम्डा कांस्टेंट हो गया, 4 पाई और एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी जिसे हम कहते हैं ये भी कांस्टेंट हो गया। सो कांस्टेंट्स हम इंटीग्रेशन में नहीं इंक्लूड करेंगे, हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिया, इंटीग्रेशन रन होने लग गया a से लेकर के l प्लस a, द इंटीग्रेशन इज फंक्शनिंग ओनली ऑन dx अपॉन x का स्क्वायर। करेक्ट जा रहे हैं? Yes, sir. अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए, सही तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए ये एक्स स्क्वायर फैक्टर आप न्यूमरेटर में ले लें। -1/x. यस, वेरी गुड। आप उसका इंटीग्रेशन का करेक्ट आंसर बता रहे हो, बट मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं। ये हो गया a l प्लस a, x रेज टू बेटा -2 कर देते हैं और उसके बाद dx करते हैं। अब ये x रेज टू n वाले रूल पर इंटीग्रेट किया जाएगा। आप जानते हैं ये चीज हमने कई बार सीखी है, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सो इफ यू जस्ट कंटिन्यू फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए इस बात को मैं कंटिन्यू करता हूं, 1 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन अगर इसका हो जाता है तो ये होगा x रेज टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 एंड द लिमिट्स रनिंग फ्रॉम a टू l प्लस a। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। Yes, sir. ठीक, नाउ इन कंटिन्यूएशन हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखनी है। सो मैं यहां इसको कंटिन्यू करता हूं आगे। अगर आप यहां पे आगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बिफोर राइटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या मैं इसको -1 अपॉन एक्स लिख दूं? Yes. ठीक है, बिकॉज दिस फैक्टर विल बिकम -2 प्लस 1 विच मीन्स x रेज टू -1, और दिस फैक्टर विल बिकम -1 प्लस 2 यानी कि -1, तो इसका माइनस मैंने यहां ले लिया, x रेज टू -1 विच मीन्स 1 अपॉन x। अब करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो यू मे गेट लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपर लिमिट 1 अपॉन l प्लस a माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन a। सॉल्यूशन को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए मैं पहले पॉजिटिव नंबर लिखता हूं और बाद में नेगेटिव नंबर लिखता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस a। ठीक है, यू कैन जस्ट राइट इट इन ब्रैकेट। Yes. अब जस्ट एक रेगुलर एलसीएम का जैसे सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं वैसे सॉल्यूशन बना दें, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l प्लस a माइनस a डिवाइडेड बाय a इंटू l प्लस a। ठीक है, प्लस a माइनस a फैक्टर Yes. कैंसिल हो जाएगा और आप इस आंसर को फाइनली लिख पाओगे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 l डिवाइडेड बाय a इंटू l प्लस a, which can now also be written in our standard reading method 1 upon 4 pi epsilon naught lambda l divided by a into l plus a। आप देख सकते हैं यहां पे लैम्डा l जो फैक्टर है ये कुछ और नहीं है बल्कि टोटल चार्जेस है। लैम्डा l ये टोटल चार्जेस है, तो हम इसी इक्वेशन को अगर चार्ज की टर्मिनोलॉजी में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया बच्चों टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय a इन ब्रैकेट l प्लस a। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. हम चाहें तो यहाँ पर ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक कांस्टेंट है। अक्सर बुक्स में हम ऐसा भी लिखा हुआ देखते हैं, सेम चीज हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं k, यानी कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फैक्टर को हम k कॉल कर लेते हैं, लैम्डा l अगर हम लैम्डा l से चलें एंड देन डिवाइडेड बाय a इंटू ब्रैकेट l प्लस a। ये भी एक तरीका है, तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सारे के सारी चीजें एक ही कंडीशन को या एक ही काइंड ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। आगे बच्ची बात समझ में? Yes, sir. Yes, इसमें sir. हमें थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच लगाना पड़ा और बिना मैथमेटिकल अप्रोच के हम इसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे।
तो जब कभी भी हमारे सामने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो हमें इसे इसी तरीके से, इसी मेथड से सॉल्व करना है। हो सकता है आपको किसी प्रॉब्लम में लैम्बडा का एक इक्वेशन दिया जाए कि भाई लैम्बडा इज इक्वल टू 4x या लैम्बडा इज इक्वल टू 4y इफ द रॉड इज केप्ट अलोंग द y एक्सिस, इफ लैम्बडा इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसी तरीके से इंटीग्रेट करते चलें। लैम्बडा की वैल्यू अगर वेरिएबल है तो लैम्बडा को भी इंटीग्रेट करें आप, ठीक है, और Yes. उसके हिसाब से फिर आपका आंसर प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएगा। यहां तो मैंने Yes. जो इक्वेशन आपके सामने बताई है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दी। अब ख्याल रहे यहां पे जो हमने पॉइंट कंसिडर किया ये अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड है, रॉड की लेंथ पर है, ठीक है। इधर भी रख सकते हैं अलोंग द लेंथ, यहां भी रख सकते हैं, वेरेवर यू वांट। और ये जो रॉड है ये हम बिल्कुल थिन इमेजिन करते हैं, सिलेंडर की तरह इसको नहीं देखते हैं, मतलब ऐसे बहुत मोटी वाली रॉड है ऐसा नहीं सोचेंगे, पतली सी रॉड, एकदम थिन रॉड, जैसे कि ये पेन होता है वैसी एकदम पतली सी रॉड, या कह लीजिए एक वायर होती है, वैसे हम इसको इमेजिन करेंगे। इसमें बच्चों एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर पॉइंट अलोंग द लेंथ नहीं रखा जाए, ओके, और कहीं भी रैंडम पोजीशन पर रखा जाए, जैसे कि इमेजिन करते हैं कि जो रॉड है वो ऐसी है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ध्यान से सुनना आप। ऐसे इमेजिन करते हैं कि रॉड जो है वो ऐसी है, और चार्जेस के लिए बस मैं लैम्बडा इस पर मेंशन कर देता हूं, चार्जेस दिखाता नहीं हूं। लेंथ ऑफ द रॉड एल इमेजिन करते हैं। अब जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो मैंने कहीं भी यहां कर दिया, ये पॉइंट पी। अब हमारा इंटरेस्ट ये है कि इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट पी, चले कहीं भी दिखा दें, यहां दिखा देते हैं। अब हमारा इंटरेस्ट जो है वो इस बात पर है कि इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस सिचुएशन में इस पर अगर मैं कुछ चार्जेस इमेजिन करता हूं लाइक दिस, और ये जो सिचुएशन हमको दी गई है इसमें बहुत फर्क है। यहां तो बस हम अलोंग द लेंथ चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे हमको काम करना पड़ा, इससे ज्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और एक बार हमको ये हम इस चीज में हैबिचुअल हो जाते हैं कि भाई कैसे इंटीग्रेट करना है, तो ये काफी सिंपल सी बात होगी हमारे लिए, इट्स नथिंग न्यू। बट ये सिचुएशन पूरी तरीके से अलग है। यहां पर पॉइंट जो है ये अलोंग द लेंथ नहीं रखा गया है, बल्कि सराउंडिंग में कहीं भी रखा गया। तो यहां पर कुछ स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन हमें बहुत ध्यान से समझने होंगे, बहुत केयरफुल। अब मैं इसके पूरे डेरिवेशन में आपको नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड या एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता देता हूं। बट हियर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि जिन तरीकों को, जिन स्टेप्स को हम यहां पे यूज करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें बहुत केयरफुली अप्लाई आपने करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां कहीं भी हमारा पॉइंट है वहां से रॉड की लेंथ पर एक सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लेंगे, और ये डिस्टेंस हमारे लिए यूजफुल होगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन और रॉड की लेंथ पर हमेशा परपेंडिकुलर बनाया जाएगा, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमेशा डिस्टेंस रॉड की लेंथ के साथ पॉइंट पी के लिए, यानी कि जहां हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, सीधा परपेंडिकुलर बनाना है। क्लियर हो गई बच्चों बात? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं थोड़ा बहुत इसके डेरिवेशन के बारे में आपको एक हिंट दे देता हूं, हालांकि मैं आपको एट द एंड इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूं। बेटा जैसे हमने यहां पे एक एलिमेंट कंसिडर किया ना, एग्जैक्टली वैसे हम यहां पे भी एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ये यूं। अब इस एलिमेंट की वजह से क्या होगा कि जो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनने वाली है वो ऐसी बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो कंसिडर्ड एलिमेंट और पॉइंट जहां हमने निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसकी अलोंग द लाइन आएगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो यूं आएगी, है ना। Yes, Yes, sir. sir. फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां जो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बन रही होगी इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सॉरी इसका इंटीग्रेशन नहीं, इसके वेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो एक वेक्टर एक्स एक्सिस में जाएगा, दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस में जाएगा। Yes, sir. उसी तरीके से हम यहाँ नीचे भी एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूं ऊपर जाएगी, उसके भी वेक्टर्स हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए Yes, यहाँ sir. एलिमेंट चॉइस किया तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग द लाइन ये ऐसी आएगी, इसके लिए भी फिर मुझे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे यूं ऐसे। फिर हम देखेंगे कि एक्स वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, Yes, sir. जबकि वाई वाले कंपोनेंट एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
Yes, फिर हम sir. x के लिए अलग से इंटीग्रेशन करेंगे और y के लिए अलग से इंटीग्रेशन करेंगे और फिर दो कंपोनेंट्स हम इसके बना लेंगे। हाँ, y के कंपोनेंट अगर पूरी तरीके से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी y एक्सिस में कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन इसके लिए शर्त है कि ये अपर कंपोनेंट और लोअर कंपोनेंट एक दूसरे को पूरी तरीके से कैंसिल करें। अगर पॉइंट बराबर बीच में कंसिडर किया जाता है सिमेट्री में, तो ये कैंसिल भी कर देंगे। लेकिन अगर पॉइंट सिमेट्री पे नहीं है तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत सब्सट्रैक्शन जरूर होगा। तो हम इस तरीके से इस अप्रोच को फाइनल करेंगे और लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करते बैठेंगे। बट चूंकि इसका डेरिवेशन सिलेबस में कहीं भी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो हम इसके डेरिवेशन पर अपना वक्त खराब नहीं करेंगे। हम इसके लिए एक शॉर्टकट अप्रोच देखेंगे कि भाई एंड रिजल्ट इसका क्या है। आइए मैं आपको एंड रिजल्ट समझाता हूं। तो पॉइंट नंबर 1 आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपको डिस्टेंस कहां से और कैसे लेना है? Perpendicular to the rod. पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से रॉड की लेंथ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकालना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला गया ना, वैसे ही एंड और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इन दोनों के बीच में लाइंस को ज्वाइन करेंगे। तो यूं आपने ज्वाइन कर दिया। अब ये एंड जहां कहीं भी जा रहे होंगे। स्टेप नंबर 2 पूरी हो गई। स्टेप नंबर 3 में हम ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसमें और एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एंगल्स गिनेंगे। और एंगल हमेशा परपेंडिकुलर लाइन से एंड की लाइन की तरफ गिना जाएगा, यानी कि एंगल यूं गिना जाएगा। अब ध्यान से देखें, एक एंगल क्लॉकवाइज बन रहा है जबकि नीचे वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. Yes. में से ये जो ऊपर वाला एंगल है मैंने इसे नाम दिया θ1 और ये जो नीचे वाला एंगल है मैंने इसे नाम दिया θ2। लेकिन ख्याल रहे हम ये कैसे कर रहे हैं, एंगल कहां से गिन रहे हैं? एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन से परपेंडिकुलर लाइन पर नहीं गिना गया एंगल। एंगल कहां से गिना गया? Perpendicular lines. परपेंडिकुलर लाइन से एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद हम इसके फाइनल रिजल्ट देखेंगे। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक एक्स कंपोनेंट बनेगा। लेट्स से कि इस पर क्यू चार्जेस हैं, तो बेटा इसका जो एक्स कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा लैम्बडा, जैसे कि हमेशा होता है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिस्टेंस आर। डिस्टेंस आर, जो भी डिस्टेंस आएगा याद रहे वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर था। Yes, उसके sir. बाद ब्रैकेट में लिखा जाएगा साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। बात समझ आ गई बच्चों? ये एक्स कंपोनेंट हो गया। Yes. इसी तरीके से y कंपोनेंट भी लिखा जा सकता है। अगर ये पॉइंट सिमेट्री में नहीं आया, θ1 θ2 अलग अलग हैं, तो इनके y कंपोनेंट्स भी तो अलग अलग आएंगे। Yes, sir. हाँ, तो y कंपोनेंट का आंसर देखें बेटा ध्यान से, लैम्बडा। आप थोड़ा सा एफर्ट लेंगे तो ये याद हो जाएगा। लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। फिर उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। r भी जैसा वैसा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखें, हम लेंगे सॉरी फॉर दैट, हम लेंगे cos ऑफ θ2 माइनस cos ऑफ θ1। याद रख पाएंगे इसको? Yes, sir. डेरिवेशन में हमको जाना ही नहीं है। हम डेरिवेशन कर सकते हैं, आई हैव टू गिव 20-25 मिनट्स, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा, बट उससे कोई आउटपुट नहीं है। तो मैं चाहता हूं भाई सीधे सीधे याद रखें, क्योंकि इसके केसेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमें हर चीज का अच्छे से ख्याल रखना है। तो एक एक्स कंपोनेंट आया बच्चों और एक वाई कंपोनेंट आया। एक्स कंपोनेंट सीधे लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2 आ गया। y कंपोनेंट आया लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos ऑफ θ2, नीचे वाले एंड से माइनस cos ऑफ θ1, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल पहले और क्लॉकवाइज वाला एंगल बाद में। ऊपर वाला एंड नीचे वाला एंड। ठीक हो गई बेटा बात? Yes, sir. अब इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग कंडीशन आपके सामने रखता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज ये जो रॉड हमने कंसिडर की ना, ये रॉड जिसपे हम चार्जेस लगा रहे हैं, ध्यान से सुनना।
ये हमने फाइनाइट लेंथ की ले ली, लैम्बडा भी पता है, एल भी पता है, चार्जेस भी पता है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हमने किया वो बिल्कुल सिमेट्रिक किया। सिमेट्रिक मतलब ये डिस्टेंस हो गया बेटा अपना आर, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन था पी, ठीक है ना, हम जानते हैं ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हो गया पी, एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन यू निकाली गई ऐसे, और इधर एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन यू निकाली गई ऐसे। इन एंगल्स को जब गिना गया तो ये हो गया थीटा और ये भी हो गया थीटा, मैंने सिमेट्रिक लिया। तो इंटेंशनली मैं यहां पे कह रहा हूं कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, दोनों सेम कर दिए, पॉइंट सिमेट्रिक लिया, बराबर बीच में ले लिया पॉइंट मैंने, ठीक है बेटा। यस सर। अगर यहां इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो माइनस वाला टर्म तो इधर है, जरा सोचें, ये भी cos थीटा हो गया, ये भी cos थीटा हो गया, और दोनों माइनस हो रहे हैं। 0। वेरी गुड। तो ऐसी सूरत में y का कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, जो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगी सीधे सीधे ऐसे एक्स एक्सिस में सामने की तरफ बनेगी। ऑफ कोर्स हमें ये याद रखना है कि जो भी मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूं उसमें ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर की तरफ y एक्सिस है, तो y 0 हो जाएगा। जबकि इस सिनेरियो में अगर हमने x के लिए इक्वेशन बनाई तो ये हो जाएगी बच्चों 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू साइन थीटा, बिकॉज ये भी साइन थीटा ये भी साइन थीटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, तो 2 मैंने पहले लिख दिया। क्लियर हुई बच्चों बात? यस सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब इसी चीज को थोड़ा और ऊपर लेते हैं और आगे जाते हैं इसमें। केस नंबर 2, सपोज कि जो रॉड हमने कंसिडर की, जिसके बारे में हम अपना ओपिनियन बना रहे हैं, वो चार्जेस तो लगे हैं इस पे फुल, लैम्बडा चार्ज डेंसिटी है, क्यू चार्जेस हैं, लेकिन हमें ऐसे बताया जा रहा है कि ये रॉड इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये होता है बेटा कि इसके एंड्स कहां है हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो वेयर द एंड्स आर, कोई आइडिया नहीं है कि उसका एंड कहां है, ठीक है बच्चों। यस सर। अब हम पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं, चलो हमने यहां पॉइंट लिया, यहां हमें इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो फर्स्ट सबसे पहले तो हम इसके डिस्टेंस पर अपना ओपिनियन बनाएंगे। जैसे मैंने आपको ये कहा कि डिस्टेंस हमें बिल्कुल रॉड की लेंथ की लाइन के साथ सीधा गिनना है, ये 90 डिग्री के साथ हमें डिस्टेंस गिनना है, और ये डिस्टेंस हो गया अपना आर, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन कहां लेके जाएंगे, जरा सोचें, क्योंकि यहां से हम एक लाइन निकालते हैं जो एंड पे टच होती है ना, यस सर। तो इसका तो एंड ही नहीं पता। मान लेते हैं अगर एंड यहां होता, जस्ट इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन करें, मैं ऐसे ही बना के बता रहा हूं कि एंड अगर यहां और यहां होता, तो क्या हम ये लाइंस ऐसे निकालते? यस सर। लेकिन जस्ट इमेजिन करें बेटा, अगर एंड और थोड़ा ऊपर होता, तो क्या फिर हमको ये लाइन ऐसे और ऐसे निकालना पड़ता? यस सर। इसमें आपको क्या पता चला, ये जो एंगल है ये तो बढ़ गया, दूसरे केस में एंगल बढ़ गया, देखो, मतलब एंड जितना ऊपर जाएगा ये एंगल उतना बढ़ेगा। यस सर। अब अगर एंड वाकई इंफिनिटी पे पहुंच जाता है तो ये एंगल बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के कितना हो जाएगा? 90। 90। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ये सबको समझ आई बात? 90 यस सर। बताया ना, ये सबको समझ आया, क्योंकि जितना एंड ऊपर जाएगा उतना ये लाइन ऊपर की तरफ वर्टिकल होती जाएगी। हम कह रहे हैं कि हमको जाना है इन्फिनिटी, मतलब हम ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले तो हम ऑलमोस्ट सीधे ही हो जाएंगे, कैसा ना बेटा? यस सर। तो इस सिचुएशन में बच्चों थीटा 1 और थीटा 2 दोनों के दोनों 90 हो जाएंगे। अब आते हैं हम एक्स कंपोनेंट पर, तो एक्स कंपोनेंट का अपना फॉर्मूला है लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ब्रैकेट में
sin theta 1 which means sin 90 plus sin theta 2 which means again sin 90। अब आप बताएं sin theta 1 plus sin theta 2 यानी कि sin 90 sin 90 sin 90 कितना होता है? 1 1 plus 1 2 2 और ये नीचे का 4 काट दो, लैम्डा ऑन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये हो गया आपका वैल्यू। ठीक हो गई बात? यस सर। अब इसी चीज को बच्चों अगर हम y के लिए लिखें, जरा सोचें आप, मैं फॉर्मूला इंटेंशनली यहां पे रिपीट करना चाहूंगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r cos ऑफ थीटा 2 तो 90 हो गया, माइनस cos ऑफ थीटा 1 भी 90 हो गया। तो क्या ये चीज एंड होकर के 0 हो जाएगी? यस सर। Yes, sir. ये 0 हो जाएगी बिकॉज वी डोंट हैव एनी कैलकुलेशन अवेलेबल हियर। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी का केस हो गया। अब इसमें बच्चों एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 3, ध्यान से सुनना। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि एंगल 90 कब हुआ? जब रॉड की लेंथ इन्फिनिटी। इनफाइनाइट हो गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ये अच्छे से दिमाग में बिठाना कि जब रॉड की लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है तो उसको एंड को टच करने वाली लाइन के साथ जो एंगल बनना एक्सपेक्टेड था वो इनफिनिटी हो जाता है। अब समझो मैंने रॉड तो ले ली, लेकिन ऐसी रॉड ली, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये ऐसी रॉड लेंगी ना, इस पर मैंने चार्जेस भी लगाए हैं। हावेवर ये चार्जेस ना बेटा आप पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, नेगेटिव भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। फर्क इतना होगा कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अगर पॉजिटिव लगाते हैं तो डायरेक्शन अवे होगी और नेगेटिव लगाते हैं तो टुवर्ड्स होगी। लेकिन इस रॉड को मैंने ऐसे चॉइस किया कि ये सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि हमको एक एंड पता होगा और दूसरा एंड कहां है नहीं पता होगा। रॉड तो काफी लंबी होगी बट वी विल बी नोइंग वन ऑफ द एंड, दोनों में से कोई एक एंड हमको पता होगा। ठीक है बच्चों? यस सर। आप समझो कि हमने जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन किया था वो यहां कहीं किया, पॉइंट पी। अब हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो हम हमेशा करते हैं, सीधा डिस्टेंस परपेंडिकुलरली गिन लेंगे, उसके बाद एंड तक लाइन को ज्वाइन करेंगे। अब चूंकि एक एंड हमको पता है तो हमको कम से कम ये पता चल जाएगा, ये थीटा, तो मैं यहां मेंशन कर दूं, ये जो ऊपर वाला एंगल था हमने इसको थीटा 1 बोला था, वो थीटा है। अब ये बताओ कि ये दूसरा एंड कितना एंगल बनाएगा? 90। 90, शाबाश। सो बच्चों ये हो जाएगा थीटा 2 इज इक्वल टू 90। अब यहां पर आप कोशिश करें, आप EX लिखें, तो लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 90। करेक्ट है बच्चों बात? यस सर। साइन 90 तो 1 हो जाता है। मींस इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख पाएंगे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, साइन 91 है तो मैं इसे पहले लिखता हूं 1 प्लस साइन थीटा, थोड़ा सा याद करने में आसानी हो इसलिए मैंने 1 प्लस साइन थीटा लिखा। हालांकि हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा प्लस 1, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना? यस सर। अब सोचते हैं कि y का क्या होगा। मुझे जब हम y निकालेंगे तो फॉर्मूला ये रहा, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r cos ऑफ 90, थीटा 2 90 है, पहले थीटा 2 लिखते हैं हम, cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक हो गई बात? यस सर। तो क्या आंसर मिला? cos 90 कितना होता है? 0 0, ब्रैकेट में क्या बचा? माइनस कॉस थीटा। माइनस को इग्नोर कर दें, माइनस अब कुछ सब्सट्रैक्शन तो कुछ करना है नहीं, तो बस cos थीटा इसको इमेजिन कर लें, नेगेटिव का मतलब वो डायरेक्शन नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड होगी शायद, तो माइनस को अगर हम इग्नोर कर दें तो फाइनल आंसर क्या निकला?
lambda 4 pi epsilon वेरी r गुड, लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर इनटू मल्टीप्लिकेशन विथ cos थीटा। theta. बस इतनी सी बात है। अब इसी चीज में एक स्पेशल केस पूछते हैं, सेम इस कंडीशन में एक स्पेशल केस आता है। वो ऐसा है कि हम रॉड तो सेमी इनफाइनाइट लेंगे, एक एंड पता होगा, दूसरा एंड पता नहीं होगा, चार्जेस भी होंगे, क्यू लैम्बडा, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हम लेंगे वो एग्जैक्टली एंड के सामने ले लेंगे, एग्जैक्टली एंड के सामने, बिल्कुल एंड पर ही, यूं। तो प्रोसीजर के हिसाब से सबसे पहले तो हमको स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ के साथ। अब आप सोचें बेटा कि अगर मैं इस पॉइंट को ना यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या ये एंगल 0 हो जाएगा? Yes sir. क्योंकि एंगल जो बनता है वो परपेंडिकुलर और एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में बन रहा है। अब इस चीज को आप इमेजिन करें, यहां पे कोई लाइन बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हम है ही एंड पर। क्या कहते हो बच्चों? Yes sir. Yes sir. So does it mean θ1 is equal to 0 and θ2 is equal to what? 90. 90. वेरी गुड। तो आइए अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब ये θ1 जो है ये तो 0 हो गया, याद करो, बेसिकली ये θ1 होता है ना? चलो मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख के Yes, बता देता हूं आपको। लेट मी राइट द फॉर्मूला। अगर मैं E ऑफ x के लिए सारा काम करूंगा तो लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। अब सोचो θ1 की जगह आपने क्या लिखना है? 0. 0। और θ2 की जगह क्या लिखना है आपने? 90. 90। अब जरा सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्यूशन बना दो। साइन 0 0 साइन plus 90, 1. 0 प्लस 1 यानी कि इस ब्रैकेट में बचा क्या? 1. 1. 1 ही बचा, मतलब EX क्या आया? Lambda 4 pi epsilon naught r. 0। दैट्स इट, एंड खत्म, इतना ही है, कुछ दूसरी बात नहीं है। और ये x कंपोनेंट है, मतलब ऐसे इधर जाएगा, यूं इधर दिखाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे शो करूं यहाँ पे वेक्टोरियली पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से, तो ये EX एज अ वेक्टर ऐसे आएगा। अब y पर भी तो बात करें। y के लिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन अगर हम फॉलो करते हैं तो बेटा ये होगी लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आपको पता होगा हम यहां लिखते हैं cos ऑफ θ2 माइनस cos ऑफ θ1। अब जरा सोचें यहाँ पे θ2 की जगह क्या लिखेंगे? 90. 90। जबकि θ1 की जगह पे क्या आएगा? 0. 0। cos 90 कितना होगा? 0. 0। और cos 0 कितना होगा? 1. 1। cos 0 इज 1। गलती ना करें प्लीज, ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ब्रैकेट में बचा क्या? 1. 1। इनफैक्ट -1 अगर देखा जाए तो, करेक्टली देखा जाए तो -1 है ना? Yes sir. अब उस माइनस को इग्नोर करें आप। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? Lambda divided by 4 pi epsilon naught r. लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये चीज बड़ी सरप्राइजिंग है कि दोनों के दोनों कंपोनेंट इक्वल हो गए। वी आर गेटिंग इट एग्जैक्टली सेम। Yes sir. अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि ये y कंपोनेंट कैसे दिखाया जाएगा। तो बच्चों y कंपोनेंट ऐसे दिखाया जाएगा। y कंपोनेंट मतलब y कंपोनेंट, सिंपल बात है, करेक्ट है ना? Yes sir. अब जरा सोचें कि यहां पर अगर मैं नेट इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, टोटल नेट एग्जैक्ट वैल्यू, तो क्या हमें इन दोनों कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए एक पैरेललोग्राम निकालना है? Yes sir. और इनकी नेट वैल्यू वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से यूं करनी है।
Yes, sir. और अगर मैं गलत नहीं हूं तो E का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट में x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस EY component is y square. कंपोनेंट का स्क्वायर। क्यों? अब इन दोनों में एंगल तो 90 है, बात खत्म हो गई। समझे नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. और इन फैक्ट बेटा ये एंगल 45 होगा। क्यों? क्यों? लॉजिक क्या है 45 का? 90 डिग्री का हाफ। नहीं 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 बेटा, वैसा नहीं। किसी के दिमाग में हिट हो रहा है क्या? देखो वेक्टर्स हमने कई बार पढ़ा है ये सब। ये 45 इसलिए होगा कि ये दोनों कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। Yes, देखो, Yes, sir. और हम जानते हैं जब दोनों कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर बीच में से जाता है 45 45 बनाते हुए। Yes, sir. Yes, तो हम sir. अगर एंगल पर क्लेम करना चाहेंगे तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। वाकई अगर हम एंगल का रेफरेंस यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो। गेटिंग इट? इसको लेकर के यहाँ एक अपने पास क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर आगे का डिस्कशन देखते हैं। अब क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं कि अब लिंक हो चुकी है, बात समझ आ गई है, तो यहीं से इसको निपटा देते हैं। तो देखें यहाँ पर एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये वैसी रॉड जैसी बताई गई हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा बताएं, ऐसे बोल रहा है वो। तो इस डायग्राम को अगर मैं रीयूज करूं, ये देखें इस डायग्राम को, इसे रीयूज करें, बड़े ध्यान से देखना। तो बच्चों एक कंपोनेंट इधर आएगा, करेक्ट है? जैसे Yes, sir. यहां पर ये ऐसे आया परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अब फिलहाल हमने इसको EX बोला है, अब जो भी है EX बोले EY बोले, है तो इतना लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरा कंपोनेंट ना बच्चों इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, और ये Yes, दोनों के दोनों उतने ही होंगे ना, लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये भी उतना ही होगा। सोचो जरा। yes, sir. अब EX EY के चक्कर में मत जाओ, समझ में तो आ रही है बात? चाहो तो इस रॉड को ऐसे सीधा करके देखो, ये EX बन जाएगा, ये EY बन जाएगा। ये रॉड जो है ना ऐसे वर्टिकल करके देखो, दिस विल बिकम EX एंड दिस विल बिकम EY। करेक्ट है बेटा? Yes, Yes. sir. अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम यहां पैरेललोग्राम बना देंगे। रिजल्टेंट यूं क्लेम करेंगे E, और E का जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हमें लिखना होगा अंडर रूट में इन दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर। तो लैम्बडा अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 R इसका स्क्वायर प्लस एग्जैक्टली इसी चीज का दोबारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इसका भी स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर कैलकुलेशन है। अच्छा, अब ये स्क्वायर कितनी बार हुआ? 2 बार। Yes, sir. Yes, sir. तो जो स्क्वायर टर्म है अगर पूरा रूट से बाहर आ गया, ला सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या बचा? √2. वेरी गुड, फाइनल आंसर √2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। लेकिन आंसर्स जो ऑप्शंस दिए गए ना हमको, उसमें एंगल भी पूछा है, एंगल बताने के लिए भी बोला है। 45 degree. वेरी गुड वेरी गुड, 45। ये एंगल यहां पे जो बनेगा ना ये 45 बनेगा। अब इस चीज को बेटा आप ऐसे पीछे ले लो ना, अगर लेंथ AB के साथ ही एंगल हमको गिनना है ना तो हम इसको ऐसे पीछे लेंगे, तो ये तो 45 ही होगा, क्योंकि अगर यहां 45 है तो यहां भी तो 45 आएगा। Yes, sir. सो ये आंसर आ गया ऐसे। ओके, तो ये जो केसेस हमारे चल रहे हैं ना, इसका ये जो तीसरा वाला केस हमने देखा सेमी इनफाइनाइट का, ये उसका स्टैंडर्ड मॉडल है, मतलब पॉइंट एग्जैक्टली एंड पर आता है। अब इसमें एक और चीज आती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें अक्सर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बताता हूं बाय यूजिंग फोर्थ कंडीशन। चौथी कंडीशन ले लेते हैं। सपोज बेटा हमारे पास जो रॉड है वो तो फाइनाइट लेंथ की है, ये फाइनाइट लेंथ की रॉड ले लिया आपने, बिल्कुल आपने इस पे चार्जेस वार्जेस लगा दिए, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट, Q लैम्बडा L सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जो पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हैं वो आप क्या करते हैं, रॉड की लेंथ के फ्रंट में कहीं नहीं लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा हट के नीचे या ऊपर कहीं ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे पॉइंट लिया, यहां पे मैंने पॉइंट लिया, ये पॉइंट P। अब गड़बड़ हो गई,
मैं x और y के फॉर्मूले तो लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए ना बच्चों, r। याद है हर बार हमने ये डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस इधर इधर इधर, जहां कहीं भी हम मेजर करें, इधर इधर, ये डिस्टेंस की खासियत क्या है, कैसे लेते हैं हम ये डिस्टेंस? Perpendicular to the surface of rod. फिर आप बोलेंगे अरे अगर मैं परपेंडिकुलर लेने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां तो रॉड ही नहीं है, क्योंकि रॉड का एंड तो यहां खत्म हो गया, तो मैं परपेंडिकुलर कैसे लूं, ये दिक्कत हो गई। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि अगर रॉड यहां कंटिन्यूटी में होती तो ऐसी होती। क्या कहते हो बेटा? Yes, Yes, sir. sir. डिस्टेंस उस इमेजिनरी लेंथ के साथ मेजर कर लेंगे, लेकिन डिस्टेंस को गिनेंगे सीधा, ऐसा टेढ़ा जाएंगे ही नहीं, हम डिस्टेंस सीधा ही गिनेंगे। मतलब हम इमेजिन करेंगे कि रॉड ऊपर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे तक लाता तो यहीं से गुजरती रॉड, अगर इसकी लेंथ को मैं और बढ़ाता तो इसी जगह से गुजरती, तो डिस्टेंस तो ऐसे लूंगा मैं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो डिस्टेंस हमने सीधा लिया। अब मामला आता है एंगल्स निकालने का। तो एंगल निकालने के लिए ऊपर वाले एंड का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाला एंड तो है, तो θ1 तो बन गया, चलो कोई टेंशन नहीं, θ1 तो प्रॉपरली बन गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बराबर मैंने परपेंडिकुलर वाली लाइन से एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एंगल, परपेंडिकुलर वाली लाइन से एंड वाली लाइन पे गिना। वो रूल है कि परपेंडिकुलर वाली लाइन से एंड वाली लाइन पे गिनना है एंगल, ऐसे उल्टा नहीं गिनना है, ऐसे ही गिनना है। तो ऊपर वाले एंड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वी आर डन विद द कैलकुलेशन। अब सवाल आता है नीचे वाली लाइन कैसे निकालें, ये तो गड़बड़ हो गई ना, नीचे का तो सेगमेंट ही नहीं है। समझ आ रही है बच्चों बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अब करें क्या? तो सबसे पहले तो हम पॉइंट और जो अवेलेबल एंड है उसके बीच में लाइन निकाल लेते हैं, सीधी ले लेते हैं, क्योंकि हमको तो कैसे भी एंड पर पहुंचना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंगल कैसे गिने, क्योंकि हमारा रूल तो कहता है कि परपेंडिकुलर वाली लाइन से एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एंगल गिनना है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो गया, अब इसे एंटी क्लॉकवाइज गिनना पड़ेगा। ये देखो, इसे जरा दिमाग में लाओ, है ना, एक ऊपर एक नीचे। Yes, sir. Yes, sir. तो अब नीचे गिनने का तो कोई चांस नहीं है, तो हमने क्या किया, चलो ठीक है, अब नीचे गिनने का कोई चांस नहीं है तो ऊपर ही गिन लें, θ2, ऊपर ही गिन लो उसको, तो हम बोलेंगे θ2, चलो ठीक है। अब θ1 तो θ1 है, बिल्कुल जैसा वैसे, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन θ2 की वैल्यू चूंकि हमने रिवर्स गिनी इसलिए उसको नेगेटिव लेंगे। Yes, sir. यहां ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, θ1 तो करेक्ट गिना, जैसे गिनना चाहिए था वैसे ही गिना, तो θ1 पॉजिटिव ले लेंगे, और θ2 चूंकि हमने रिवर्स गिना, हमको तो गिनना चाहिए था ऐसे नीचे की तरफ, लेकिन चूंकि हम उसको उल्टा गिन रहे हैं तो हम उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। Negative. अब आइए अगर हम EX के फॉर्मूले पे ध्यान दें, EX के, तो पहले का टर्म तो जैसा है वैसे रहेगा बेटा, लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस भी आ गया अपना r, साइन ऑफ θ1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस साइन ऑफ θ2 के साथ क्या होगा, क्या लगाना पड़ेगा, Negative. माइनस θ2 लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। और ये रूल याद रखिए, व्हाई वी हैव टेकन इट नेगेटिव, Because direction is clockwise. हाँ, बिकॉज वी आर मेजरिंग, वी आर काउंटिंग द एंगल रिवर्स टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, उल्टा टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जाना चाहिए था एंगल का मेजरमेंट नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए था, लेकिन हमने लिया क्लॉकवाइज। एक एंगल क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ता है। अब आप Yes. बोलिए इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है बच्चों, देखो इससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो EX जैसा है वैसे आया, ये लैम्बडा, ये 4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट, ये r, साइन θ1 जैसा था वैसे, Sin अगला θ2. टर्म हो जाएगा माइनस ऑफ साइन θ2, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। Yes, sir. Yes, sir. ये ट्रिग्नोमेट्री तो आती होगी आपको। अब Yes. आते हैं y के साथ क्या होता है, देखें y के साथ क्या होगा, EY इज इक्वल टू, तो बेटा ये हो गया लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r
cos ऑफ माइनस थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1। करेक्ट हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप क्या मुझे बता सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा क्या है? Cos theta. इट्स जस्ट थीटा। वेरी गुड। मतलब y कंपोनेंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा था वैसा रहेगा। x बदल जाएगा, लेकिन x का ओरिजिनल फॉर्मूला प्लस के साथ है लेकिन आया माइनस। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब आओ मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा और डिफरेंट अप्रोच में आपके सामने रखता हूं। अब आपने कोई गलती नहीं करनी है और मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताना है। तो हमने एक रॉड पहले की ही तरह ली, वैसी जैसे हमें इसे लेना चाहिए। तो ये हो गया प्लस प्लस प्लस, मैंने कुछ चार्जेस भी लगा दिए इससे, एवरीथिंग इज जस्ट वेरी फाइन, लैम्बडा क्यू एल। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन किया इधर। अब बताओ क्या करेंगे? Theta 1 negative. नहीं 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 नहीं, करेंगे क्या? स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा बताओ। क्या सबसे पहले हम इस रॉड को ऐसे एक्सटेंडेड इमेजिन करेंगे, Yes, Yes, sir. sir. फिर उसके बाद डिस्टेंस रॉड की लेंथ के साथ परपेंडिकुलर लगाएंगे और उसे कहेंगे आर। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हम नीचे वाले एंड के साथ जब एंगल ले रहे हैं तो वी आर वेरी हैप्पी टू मेजर दिस एंगल। हम इस एंगल को बराबर थीटा 2 बोल देंगे और ये पॉजिटिव होगा, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि थीटा 2 वैसे ही मेजर किया गया जैसे उसे किया जाना चाहिए। लेकिन जब हम थीटा 1 की बात करते हैं तो क्या हम थीटा 1 ऊपर मेजर करने की बजाय उल्टा नीचे मेजर कर रहे हैं? Yes, sir. तो हमको इस थीटा 1 को लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो जो भी फॉर्मूला हमारे सामने आएगा उसमें खाली हम थीटा 1 को नेगेटिव कर देंगे। तो कॉस के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर होगा कि ये साइन के फॉर्मूले में ये माइनस साइन हो जाएगा। Yes, ठीक हो sir. गई बच्चों बात? Yes, sir. बाकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं जिसमें मैं ये सारी बातें एक साथ मेंशन करने वाला हूं। ठीक है ना? ये सब कुछ मैं एक साथ मेंशन करने वाला हूं। देखें आप कैसे आंसर निकालते हैं इसका। ठीक से करना। इन्फिनिटी भी ले लेता हूं, पॉइंट भी बाहर ले लेता हूं। ठीक है ना? ये सब कॉम्प्लेक्स कंडीशंस जो एक साथ आती हैं वो सब एक साथ ले लेता हूं। बताएं इसका आंसर, बताएं मुझे अब क्या करेंगे। सिचुएशन देखें ध्यान से। ये मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। यस, सोचें सोचें सोचें। आर तो करेक्ट आ गया। Yes, sir. नीचे वाला एंड एंगल सही गिना, सीधा गिना, क्या उल्टा गिना? Ulta. उल्टा गिना। तो थीटा 2 तो हो गया -37 डिग्री, बराबर है, क्योंकि उल्टा गिना। गिनना चाहिए था नीचे की तरफ, गिना ऊपर की तरफ। Yes, sir. अब ऊपर वाला एंड थीटा 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, 37. बराबर है, पॉजिटिव बराबर है, लेकिन कहां जाना है? Infinity. और इन्फिनिटी के केस में एंगल कितना लेते हैं हम लोग? 90 डिग्री. शाबाश, वेरी गुड। बात खत्म हो गई। आए सबसे पहले EX निकालते हैं। तो EX हो गया बेटा लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जी आर तो हमको पहले से ही दे दिया इसने, चलो इसका भी टेंशन नहीं है। साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ -37, क्या कहते हो? सही है? Yes, sir. लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। साइन 90 तो हो गया 1 और साइन 37 कितना होता है? 3/5, 3/5। मेक इट राइट। साइन 37 होता है 3/5, Yes, sir. लेकिन माइनस है ना, तो -3/5। आप रूल Yes. याद रखें ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इसे Yes. सॉल्व करें, खत्म हो गई बात। 2/5, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. 2 लैम्बडा डिवाइड बाय 5 into 4 20
पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सॉल्यूशन कर लें तो आंसर आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 10 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। करेक्ट हो गई बात? Yes, sir. अब सिमिलरली आपने करना है y के लिए, गलती ना करें और अच्छे से सोच के बताएं। लैम्डा तो जू का तू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जैसा वैसा। cos ऑफ थीटा 2 -37 माइनस cos ऑफ थीटा 1 यानी कि 90। करेक्ट हो गई बच्चों बात? Yes, sir. अब cos 37 चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, उसे क्या फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। Yes, sir. ये तो 4/5 ही हो जाएगा Yes, sir. और cos 90 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 4/5 के हिसाब से ये 5y में सब काट दूं, 4 काट दूं तो 5 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। Yes, sir. तो ये दोनों कंपोनेंट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसके। गेटिंग इट? और अगर आप चाहते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड, हालांकि मैं तो नहीं कर रहा हूं यहाँ कैलकुलेशन, बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो आप इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालें, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। सो यू कैन गो फॉर दैट इफ यू रियली वांट इट। ठीक हो गई बच्चों बात? Yes, sir. आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैं नहीं समझता हमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स पुट करने हैं, बट लेट्स फिनिश इट। एक पॉइंट चार्ज है Q which is placed at a distance r from a very long charged thread of uniform linear charge density lambda. Find out the total electric force experienced by the line charge due to the point charge. Line charge due to the point charge नहीं, due to ये line of charge, that's it. Point charge का नहीं। Total electric, अच्छा force है, force, sorry। तो force निकालने के लिए आपको पता है, फोर्स जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग ऐसे लेते हैं ना, EQ। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले तो E तो निकाल लें। अच्छा, ये चार्जेस, लाइन चार्ज जो हमको बोला है, ये कैसा है? प्लस 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 प्लस, ऐसा करते 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 ना ये नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ऐसे करते 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 ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। और यहाँ कहीं एक दूसरा चार्ज रखा है पॉइंट P पे, Q चार्ज। सबसे पहले तो हम बोलेंगे भाई इन दोनों का सेपरेशन कितना है, R, क्योंकि हम ये 90 डिग्री पर लेंगे। थीटा Yes, sir. कितना लगाएंगे? 90 degree. 90। थीटा 2 कितना लगाएंगे? 90. अगर मैं ध्यान से देखूं तो y कंपोनेंट 0 हो गया भाई, टाइम पास नहीं करें। Yes, sir. Yes, sir. कितना होगा? लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 whatever r is 2 lambda divided by 4 pi epsilon naught. 90। वेरी गुड वेरी गुड। वो 2 भी काट दो, क्या इतना ही आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब आप ही बताओ फोर्स कैसे लिखें? हमारे पास है तो सिर्फ Ex इनटू चार्ज, तो फोर्स हो गया लैम्बडा जो भी चार्ज होगा सामने Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आ गया बच्चों समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आई होप आप इन चीजों को अच्छे से ग्रास्प कर रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबली द लास्ट वन फॉर दिस टुडेज लेक्चर। वैसे आप लोगों ने काफी अच्छे से चीजों को समझा। मैं थोड़ा सा वरीड था कि इंटीग्रेशन वगैरह करना है और बहुत सारे केसेस हैं, तो पता नहीं आपको कैसे इस चीज को मतलब हम हैंडल करेंगे, बट इट वर्कड फाइन, वेरी गुड। ऐसी इंफिनिटी टू इंफिनिटी लाइन ऑफ चार्ज है, पूरी ऐसी लंबी, जो कि z एक्सिस में है। ये एक्सिस x है, ये एक्सिस y है। हमारे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है A B C D। हमें निकालना है कि इन सभी A B C D पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो भी पॉइंट का डिस्टेंस है वो। समझे बात को? Yes, sir. पॉइंट का डिस्टेंस, जहां कहीं भी हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है वहां का हमको डिस्टेंस लेना है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो क्लिक हुआ ना आपको?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। अब आप देख लें ये फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ आपको पीछे बैकग्राउंड में कहीं दिखा दूं तो ये हमने कहीं डेराइव किया था। यस, ये और ओनली एक्स कंपोनेंट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वाई। क्यों? ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इसमें अलग अलग है। पहले हम ए पॉइंट लेते हैं। तो ए पॉइंट तो एक्स एक्सिस में है और उसका कोऑर्डिनेट 3 है। देखो, Yes, sir. यानी कि ए पॉइंट के लिए बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखते वक्त डिस्टेंस 3 लेना पड़ेगा। दैट्स इट। Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर लैम्बडा अपॉन 6 pi epsilon naught. वेरी गुड, शाबाश, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एज डिस्टेंस आर ए इज इक्वल टू 3। शाबाश, वेरी गुड। अब आप हेल्प करें मेरी बी के लिए, बताएं। तो बी पॉइंट पूरी तरीके से वाई एक्सिस में है और उसका डिस्टेंस 4 है। Yes, sir. उसका खाली डिस्टेंस लेना है अपने को, वायर से कितनी दूर है वो, बस ये लेना है। ये वायर से इतनी दूर है, ये वायर से इतनी दूर है, अकॉर्डिंगली सोचना है आपने। अब बी पॉइंट के लिए कैलकुलेशन पूरा करें। लैम्बडा अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एज आर बी डिस्टेंस इज 4। क्या कहते हो बेटा? Yes, Yes. sir. हाँ, अब सी के लिए हम थोड़ा परेशान हो सकते हैं। सी के लिए हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमें यह सोचना होगा कि सी कितनी दूर है। तो बेटा सी का डिस्टेंस निकालते वक्त हम पूरा ऐसा जाएंगे, ये सी से इसका डिस्टेंस ऐसे सामने सीधा सीधा लेना पड़ेगा। अब सी के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है उसका, 3. 3. वाई कितना है, 4. यकीन जाने ये डिस्टेंस है 5। Yes, sir. क्यों बेटा? तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। By Pythagoras theorem. यस, आप इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। एक्स डिस्टेंस 3 है, वाई डिस्टेंस 4 है, तो इस हिसाब से ये 5 हो गया। Yes, sir. आई होप आप इसको बहुत जल्दी समझ पाए। Yes, sir. तो ईसी क्या होगा? लैम्बडा Lambda 10 pi epsilon naught. 10 पाई एप्सिलॉन नॉट एज करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आरसी इज 5। सीधा लेना पड़ेगा, सीधा सीधा। वैसे आप इस डिस्टेंस को वेक्टोरियली भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। क्या कहते हो? Yes, sir. अब लास्ट पॉइंट है, ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ईडी। तो सोचो ईडी कहां है? तो वो एक्स और वाई में 3 4 पर है और जेड में जरा ऊंचा रखा गया है। लेकिन हमारे लिए जो काम का डिस्टेंस होता है वो तो वैसे ही सीधा होता है। Yes, sir. लेकिन ध्यान से देखो तो सी पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर डी पॉइंट है। Yes, sir. मतलब सी का जितना डिस्टेंस होगा वायर से, डी का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। Yes, Yes, sir. sir. बात को समझो। तो बताओ ईडी क्या आएगा? Lambda 10 pi वेरी गुड, epsilon naught. वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। और इसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आर डी हम लिखें तो वो भी 5 होगा। मैंने 5 क्यों क्लेम किया? क्योंकि सी के एग्जैक्टली ऊपर डी है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि सी के एग्जैक्टली ऊपर डी है? तो सी के कोऑर्डिनेट देखो 3 4, डी के भी देखो 3 4 ही है, खाली जेड में ऊंचा है इसलिए -6 है। Yes, sir. तो ये 5 और ये भी 5, बिल्कुल ऐसा टॉप टू टॉप इन लाइन। सो दीज आर सर्टेन कैलकुलेशंस व्हिच वी कैन जस्ट एडजस्ट। क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था इस हिसाब से कि आप एक फॉर्मूले को प्रॉपर वे में अप्लाई कर सकें। आज के लिए इतना काफी है, फिर यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं।